बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई कर वाले पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली बीए फोर्थ सेमेस्टर जियोग्राफी का पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर लेके आ चुका हूँ। साथ में इसके मैं आंसर भी कराता चलूँगा, इससे आपको कहीं पर भी जो है इसके आंसर भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सोल्व क्वेश्चन पेपर के माध्यम से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। ये जो क्वेश्चन पेपर आपका लिखित टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर है, जिन भी विश्वविद्यालय में आपकी लिखित की परीक्षा होगी, रिटर्न का एग्जाम होगा, तो इन सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। मैंने आपके बीए फोर्थ सेमेस्टर मैंने आपके सभी सब्जेक्ट करीब करीब जो है मैंने मॉडल पेपर को मैंने सोल्व किया है। और जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का जो है वीडियो मैंने प्रोवाइड कर रखा है महासंग्राम वीडियो करके। आप जाकर प्ले लिस्ट में आपको जो है सारे सब्जेक्ट आपको कवर कर लेना है, जो भी अपना सब्जेक्ट ले रखे हो सभी मैंने ऑलरेडी जो है वीडियो कवर कर रखा है। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से आज के जो हम क्लास पर चर्चा करेंगे, इसलिए सभी विद्यार्थी से निवेदन है, जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर फर्स्ट से विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं सर पर BA BSc की ऑल सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। पेपर आपका जियोग्राफी का, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा इकोनॉमिक्स जियोग्राफी। पेपर आपका टाइटल रहेगा, 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा और जो 75 नंबर का है पूरा आपका पेपर जो है आयोजित कराया जाएगा सभी विश्वविद्यालय में। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। इसमें टोटल आपके 10 क्वेश्चन आपके जो है सेक्शन ए में आपके दिए हुए हैं। प्रत्येक पर आपके 3-3 नंबर के, कुछ यूनिवर्सिटी में जो है 5 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन चाहे जितने पूछे आपके सेक्शन ए में, सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देना जो है अनिवार्य रहता है। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि पेपर आपका नाम ही है इकोनॉमिक जो है जियोग्राफी क्या है, तो ये क्वेश्चन की तो गारंटी 100% की आपके एग्जाम में फंसेगा ही, इसको आपको रटना है। तो आर्थिक भूगोल क्या है, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आर्थिक भूगोल, आर्थिक की जब भी बात आती है तो रुपये पैसे की बात आती है। तो आर्थिक भूगोल में जो है हम, वैसे तो आर्थिक भूगोल जो है भूगोल की एक शाखा है। इस तरह से आपको इसकी डिफिनेशन लिखना है कि आर्थिक भूगोल भूगोल की एक शाखा है, उसकी एक ब्रांच है, जो आर्थिक गतिविधियों के स्थानिक वितरण और मानव के आर्थिक क्रियाकलापों के साथ जो है भौतिक पर्यावरण और मानव संसाधन और सामाजिक सांस्कृतिक कारकों के संबंधों का अध्ययन करती है। इसी को हम जो है आर्थिक भूगोल कहते हैं। तो आर्थिक भूगोल में जो है, इसमें जो है मानव की जो आर्थिक गतिविधि है, चाहे रुपये पैसे से लेके कोई भी चीज़ खरीदता हो फिर बेचता हो, तो उसकी जो आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं, तो इसी का इसमें जो है हम अध्ययन करते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिखना है। और भी नीचे इसकी परिभाषा दी हुई है कि आर्थिक भूगोल जो है भूगोल की वह शाखा है जो पृथ्वी पर आर्थिक गतिविधियों के जो है स्थान, उसके वितरण और उसके पीछे के कारकों का जो है ये अध्ययन करती है। इसी को हम आर्थिक भूगोल कहते हैं। तो आर्थिक भूगोल क्या है, तो ये जो है आर्थिक गतिविधियों, जैसे कि कोई स्थान हो गया, या फिर जो किसी आर्थिक गतिविधियों के उसका वितरण हो गया, फिर उसके या फिर उत्पादन की बात आए तो उसमें जो आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं, ठीक है, और उसके पीछे जो छिपे जो कारण होते हैं, इन सभी चीज़ों का जो है हम इसी के अंतर्गत जो है आर्थिक भूगोल के अंतर्गत जो है इसका अध्ययन करते हैं। तो इसी को हम आर्थिक भूगोल कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिखना है। अब इसका क्षेत्र क्या है आर्थिक भूगोल का, एग्जाम में क्वेश्चन का क्षेत्र भी पूछता है। तो आर्थिक भूगोल के हम क्षेत्र की बात करें तो इसमें जो है यहाँ कृषि जैसे कि हो गया, खनन उद्योग हो गया, खनन हो गया, उद्योग हो गया, व्यापार, परिवहन और अन्य आर्थिक इसकी जो गतिविधियाँ हैं, इस तरह सबको इसके क्षेत्र लिखना है। फिर अगला इसका जो है महत्व यहाँ से दिए हुए हैं आर्थिक भूगोल के। तो आर्थिक भूगोल के हम महत्व की बात करें तो आर्थिक भूगोल हमें जो है यह समझने में मदद करता है कि विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक विकास जो है क्यों और जो कैसे होता है। तो वो इसका महत्व इसलिए है ज़रूरी है कि जो आर्थिक भूगोल है ये हमें समझने में ये मदद करता है कि विभिन्न क्षेत्रों में जो आर्थिक विकास हुआ है ये क्यों हुआ है और कैसे हुआ है, तो ये समझने में जो है हमें मदद करता है। और विभिन्न आर्थिक जो गतिविधियाँ हैं, इसके स्थान और इसके वितरण को जो है प्रभावित करने वाले कारक ये क्या हैं, तो सभी चीज़ जो है समझने में हमें जो है मदद करता है आर्थिक भूगोल। फिर इसके हम अगले क्वेश्चन की बात कर ले तो रिसोर्सेस क्या है, जिसको हम संसाधन कहते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, संसाधन की परिभाषा है, सेम टू सेम क्वेश्चन फंसेगा ये भी। फिर आपका इकोनॉमिक जो है एक्टिविटीज क्या है, जिसको हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर अगला क्वेश्चन इसमें है कि इकोनॉमिक जो है ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जिसको आर्थिक जो है संगठन कहते हैं। तो इन तीनों क्वेश्चनों का भी आंसर हम देखेंगे। तो सबसे पहले संसाधन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। संसाधन की जब भी बात आती है तो हमारे पर्यावरण में जो मौजूद हुए सब कुछ जो हमारी ज़रूरतों और जो है इच्छाओं को पूरा करने में मदद करती हैं और जिन्हें हम जो है तकनीकी रूप से जो उपयोग करते हैं और आर्थिक रूप से संभव है और सांस्कृतिक रूप से जो है मान्य है, इसी को हम संसाधन कहते हैं। और भी इसके नीचे यहाँ से परिभाषा लिखी हुई है कि संसाधन जो है, संसाधन का अर्थ है कि वह कोई चीज़ जो उपयोग हो और हमारे जीवन में जो है मूल्य लाए,
यानी ऐसी चीज़ जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी हो उसी को हम संसाधन कहते हैं। इस तरह से भी इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं। केवल क्वेश्चन को आपको जो है बेस आपको समझना है कि इसके अंतर्गत आप हमको लिखना क्या है। क्वेश्चन के मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको रट्टा मारो, रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना है। केवल क्वेश्चन का आपको बेस समझना कि इसके अंतर्गत हमको लिखना क्या है। भाई ये समझ लो, क्वेश्चन जैसे आएगा आप अपने शब्दों में भी बनाकर लिख दोगे, पूरे के पूरे आपको नंबर मिलेंगे। चलेगा। और भी यहाँ से इसकी आवश्यकता की हम बात कर ले तो जो है संसाधन वह है जो किसी जो है वांछित उद्देश्य को जो है पूरा करने के लिए जो है ये आवश्यक हो। फिर अगला इसमें है कि पर्यावरण से जो है संबंध। तो संसाधन का जो है पर्यावरण के बीच हम संबंध की बात कर ले तो संसाधन हमारे जो है पर्यावरण में जो है उपलब्ध सभी सामग्रियों को जो है संदर्भित करता है। और मानव उपयोग की यदि हम बात करें तो संसाधन का अर्थ है कि मानव के लिए जो उपयोगी वस्तुएं, चाहे वे जो है प्राकृतिक हो या फिर जो है मानव के द्वारा निर्मित हो, तो ये मानव उपयोग होगा। ठीक है। मानव उपयोग में संसाधन का अर्थ क्या है कि मानव के लिए जो उपयोगी हो वस्तुएं, चाहे वह मनुष्य बनाया हो उसको या फिर जो प्राकृतिक के द्वारा हो, तो मानव उपयोगी कहलाएंगे संसाधन। इसके हम एग्जाम्पल की बात कर ले। ठीक है। संसाधन के तो बहुत सारे हैं उदाहरण, जैसे कि जो है भूमि हो गया, वन, आपका जल, वायु, खनिज, जो है पशु पक्षी, कुर्सी, टेबल, ये सब क्या है संसाधन के उदाहरण है। इसमें बहुत सारे संसाधन आपके जो है प्राकृतिक हैं और बहुत सारे इसमें जो संसाधन दिए हुए हैं ये जो है मानवकृत है, मानव के द्वारा निर्मित है। चलिए अगला ऑप्शन भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज होती है, तो जिस काम से आय मिलती है, मतलब जिस काम से हमें रुपया मिलता है, धन मिलता है, धन कमाया जाता है, जिस काम के बदले हमें जो है कुछ प्राप्त होता है, इसी को हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। इसकी परिभाषा बहुत ही अच्छी दी हुई है कि जिस काम से आय मिलती है या फिर जो है धन कमाया जाता है उसको हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको इसकी तैयार करना है। और किसी क्रिया जो है सीमित संसाधनों के इस्तेमाल से की जाती है, आर्थिक क्रियाओं के जरिए जो है मानवीय जरूरतों को जो है पूरा होती है। मतलब जो है आर्थिक क्रियाओं के द्वारा जो मानव की आवश्यकताएं होती है, जो उसकी नीड्स होती है, वे सभी जो है आवश्यकताएं जो है पूरी होती हैं। ठीक है, आर्थिक क्रिया के द्वारा। चलेगा। अब इसके हम प्रकारों की यदि हम बात कर ले तो आर्थिक क्रिया और जो है गैर आर्थिक क्रिया, इसके दो प्रकार हो जाएंगे। और भी इसके यहाँ से परिभाषा दी हुई, जैसे कि धन कमाने के लिए की जाने वाली जो क्रिया होती है, स्वयं की जो है संतुष्टि के लिए की जाने वाली जो क्रिया होती है, इसी को हम जो है आर्थिक जो है क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि जो है डॉक्टर का जो है इलाज मरीजों का जो है करना, तो डॉक्टर क्यों मरीजों का इलाज करता है, तो उसके बदले उसको जो क्या है रुपया मिलता है। तो जिस काम के बदले कुछ प्राप्त होता है, धन अर्जित होता है, धन मिलता है, इसी को हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल थे, जैसे कि खेती करते हैं तो खेती से हमें अनाज पैदा होता है, जिससे जो है हमारा पेट भरता है और बेचते भी हैं। और कारखानों में जो है काम करना, तो व्यक्ति जो काम करता है उसको उसके बदले जो है धन मिलता है। लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, बाग में काम करना, खाना पकाना, ये सभी क्या है इसके एग्जाम्पल हैं। फिर अगला ऑप्शन आपका है इकोनॉमिक जो है ऑर्गेनाइजेशन, क्या इसको हम आर्थिक जो है संगठन कहते हैं। तो आर्थिक संगठन की यदि बात करें तो यह जो है एक ऐसी प्रणाली या फिर जो है ढांचा है जो किसी जो है समाज में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और उसके वितरण और उपभोग को जो है व्यक्ति या फिर जो है व्यवस्थित ये करता है। इसी को हम जो है आर्थिक संगठन कहते हैं। आर्थिक संगठन क्या है, ये एक प्रकार की जो है क्या है, ये प्रणाली या फिर जो है ढांचा है जो किसी समाज में जो वस्तुएं होती है या फिर जो है सेवाओं के उत्पादन से हो, कोई जो है सेवाएं जो होती है चाहे उसका उत्पादन आप कर रहे हो या फिर उसका जो है आप वितरण कर रहे हो, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान भेज रहे हो, या फिर जो है उपभोग को जो व्यवस्थित करता है, इसी को हम आर्थिक जो है संगठन कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिखना है। जैसे कि जो है बाजार, अर्थव्यवस्था, योजनाबद्ध और जो है अर्थव्यवस्था, ये सभी क्या है इसके एग्जाम्पल है। चलेगा। फिर और भी इसकी यहाँ से परिभाषा दी हुई है आर्थिक संगठन की परिभाषा यहाँ से कि आर्थिक संगठन जो है वह तरीका है जिससे एक जो है समाज अपने संसाधनों का जो उपयोग करता है ताकि लोगों की ज़रूरतों और इच्छाओं को जो है पूरा किया जा सके। इसी को हम आर्थिक जो है संगठन कहते हैं। ये भी परिभाषा आप चाहे तो ये परिभाषा आपको लिख देना है। आर्थिक संगठन के प्रकारों की हम बात करें तो इसके तीन प्रकार होते हैं। एक होता है बाजार अर्थव्यवस्था। तो बाजार अर्थव्यवस्था क्या है, इसमें जो उत्पादन और जो वितरण का निर्माण जो है आपूर्ति और जो है मांग के आधार पर होता है, यानी बाजार में जिस चीज़ की डिमांड होगी तो उसी के जो है पूर्ति की जाती है उसी के आधार पर। और एक होती है योजनाबद्ध जो अर्थव्यवस्था। इसमें क्या है, इसमें उत्पादन और वितरण का जो है एक निर्णय जो है सरकार और जो केंद्रीय प्राधिकरण होता है उसके द्वारा किया जाता है। फिर इसमें है अगली मिश्रित आपकी अर्थव्यवस्था।
इसमें जो है बाजार और जो है योजनाएं दोनों का इसमें जो है मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है। इसी को हम मिश्रित जो है अर्थव्यवस्था कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन इसमें आपका है कि प्रॉब्लम्स आप जो है एग्रीकल्चरल लैंड इस यानी जो है यूज, मतलब कृषि भूमि उपयोग की क्या समस्याएं हैं आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में सूती वस्त्र जो उद्योग है इसके बारे में आपको थोड़ा सा शॉर्ट नोट में आपको बताना है। फिर आपका भारत में लौह इस्पात उद्योग क्या है, इस पर आपको चर्चा करना है। फिर आपका जो है पनामा नहर ये क्या है, ठीक है, पनामा नहर पिछले साल भी पूछा गया था, मार्ग की क्या विशेषताएं हैं ये भी आपको बताना है। तो सबसे पहले जो है कृषि भूमि उपयोग के लिए कौन कौन सी समस्याएं हैं, थोड़ा सा इस पर जो है हम चर्चा करेंगे। तो इसमें बहुत सारी समस्याएं जैसे कि भूमि जो है निम्नीकरण, बढ़ती जनसंख्या के कारण जो है भूमि की कमी, मतलब जनसंख्या बढ़ रही है तो भूमि की तो कमी हो ही रही है। आपने पहले देखा होगा, अब यदि अपने बाबा का रिकॉर्ड देख लो, दादा का रिकॉर्ड देख लो, तो उनके पास काफ़ी ज़मीन थी, अब आपके पास आते आते उसका बहुत ही कम हिस्सा बचा है। तो एक जनसंख्या बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। और हम यदि बात करें तो जल की जो है कमी भी है, मृदा क्षरण भी है, और रासायनिक उर्वरक जो है और जो है कीटनाशकों के जो है अत्यधिक उपयोग से होने वाले जो पर्यावरणीय प्रभाव भी इसमें जो है शामिल है। पहले जो है खेती में इतना कोई विशेष जो है दवाई वगैरह नहीं पड़ती थी, लेकिन अब जो है बिना कीटनाशक के जो है कोई भी फसल जो है उगाई ही नहीं जा सकती है। तो सभी इसके क्या है समस्याएं हैं कृषि भूमि उपयोग के, तो हम थोड़ा सा विस्तार में इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब भूमि जो है निम्नीकरण क्या है इस पर भी थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। तो भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है जिसमें जो है बहुत सारी समस्याएं, जैसे कि मृदा जो है क्षरण यानी जो है मिट्टी की ऊपरी जो है सतह का जो है कटाव, या फिर जो है कृषि योग्य जो है भूमि को जो है कम करता है ये। और भूमि की उर्वरता की जो है में कमी, यानी भूमि की जो उर्वरा शक्ति है, आजकल जो है काफ़ी कीटनाशक का उपयोग किया जाता है, रासायनिक उर्वरक पड़ते हैं, जिससे जो है जो प्राकृतिक उसकी जो उर्वरा शक्ति है जो, ठीक है, जो मिट्टी की, वो जो है कम होती जा रही है। फिर आपका है क्षारीय और जो है लवणता, यानी जो है सिंचाई के जल में जो है लवणों की जो है अधिकता से भूमि जो है क्षारीय और जो है लवण युक्त हो जाती है, जिससे जो है फसल उगना जो है मुश्किल हो जाती है। और यदि हम बात करें भूमि की कमी, तो बढ़ती जनसंख्या इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि भूमि की कमी हुई है। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि योग्य जो है भूमि की आवश्यकता बढ़ती है, लेकिन उपलब्ध भूमि की जो है मात्रा भी जो है सीमित, मतलब आपने देखा होगा जमीन जितनी सीमित है तो उतनी ही जमीन है, आदमी ही बढ़ रहा है, जमीन तो कोई बढ़ नहीं रही है। तो जितनी भूमि हो सकता है जो पड़ी भूमि है तो उस पर भी अब खेती होने लगी है, लेकिन जो है भूमि सीमित है, जितना एरिया भारत के अंदर आता है तो उतनी ही तो इसकी एरिया, ऐसा थोड़ा नहीं कि दूसरे देश पर आप कब्जा कर लोगे, मतलब जितना एरिया पहले से क्षेत्रफल है उसमें ही आपको रहना है, क्षेत्रफल तो बढ़ नहीं रहा है, केवल लोगों की संख्या ही जो है बढ़ रही है। और जो है शहरीकरण और जो है औद्योगिकरण भी इसमें जो है भूमि इसमें काफ़ी जो है रोल निभाती है। फिर है आपका जल की कमी, यानी सिंचाई के लिए जो है जल की कमी, जो है कुछ क्षेत्रों में जो सिंचाई के लिए जो पर्याप्त जल जो है उपलब्ध नहीं है, और जिससे जो फसलें जो है प्रभावित होती हैं। बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर जल जो है उपलब्ध नहीं हो पाता सही से। अब जो है कुछ एरिया की हम बात कर ले तो कुछ एरिया में जो है जल की, जैसे कि रेगिस्तान वगैरह में हम बात करें तो इसमें ज़्यादा कोई विशेष खेती उगाई ही नहीं जाती है, जल की काफ़ी वहाँ से जो है किल्लत होती है, दिक्कतें होती हैं। और जल प्रदूषण भी इसका एक फैक्टर है, जिससे कि जो है रासायनिक उर्वरक और जो है कीटनाशक के उपयोग से जो है जल जो है काफ़ी उसको प्रदूषण हुआ जल में, और सिंचाई के लिए जल की जो है गुणवत्ता ये भी जो है प्रभावित करती है। चलेगा, फिर इसमें है रासायनिक जो है उर्वरक और जो है कीटनाशक का जो अत्यधिक उपयोग, ये भी है पर्यावरणीय प्रदूषण को उत्पन्न करता है। और स्वास्थ्य पर भी जिसका जो है काफ़ी निगेटिव जो है इफेक्ट आपका पड़ता है। कृषि में आधुनिक जो तकनीकों का अभाव, जैसे कि आधुनिक जो तकनीकों का उपयोग ना होना, जैसे कि कई किसान जो है आधुनिक तकनीकों और उपकरण का जो है उपयोग नहीं करते हैं, जिससे उनकी जो उत्पादकता जो है कम होती है। और कृषि में जो है निवेश की कमी, तो इस तरह से आपको जो है इसकी समस्या आपको लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि भारत में जो है सूती वस्त्र उद्योग, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। भारत में सूती जो है वस्त्र उद्योग जो है देश का सबसे बड़ा और जो है सबसे पुराना जो उद्योग है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग है ये। और यह जो है देश की अर्थव्यवस्था का एक जो है अहम क्या है एक हिस्सा है, और इस उद्योग में जो है लाखों लोगों को जो है रोजगार मिलता है। सूती वस्त्र उद्योग जो है ये देश का सबसे बड़ा और सबसे पुराना उद्योग है, और ये जो है एक अर्थव्यवस्था का काफ़ी बड़ा हिस्सा है, काफ़ी अहम हिस्सा है, और जिसमें या फिर जिससे जो है लाखों युवाओं को, लाखों लोगों को जो है रोजगार मिलता है। इस तरह से इसकी परिभाषा आपको लिखना है। सूती वस्त्र उद्योग के हम प्रमुख केंद्रों की बात कर ले तो जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये सब क्या है सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र है, प्रमुख आपके राज्य हैं। इसमें प्रमुख और आपके शहर भी दिए हुए जैसे कि मुंबई, अहमदाबाद,
कोयम्बटूर, ये सभी क्या है प्रमुख इसके शहर है। इसकी विशेषताओं की हम बात करें तो भारत में सूती वस्त्रों की पुरानी परंपरा है। उत्पादन की बात करें तो सूती धागे, कपड़े और जो है ये सब चीज़ें जो है इससे तैयार किए जाते हैं। निर्यात की हम बात कर लें तो दुनिया का सबसे बड़ा जो निर्यातक है वो अमेरिका के बाद भारत है। और आयात की हम बात करें तो आयात में जो है इसका हिस्सा जो है 3% है। और रोजगार की हम बात करें तो देश में जो है कुल रोजगार में इसका योगदान बहुत बड़ा है, यानी लाखों युवाओं को जो है जो है रोजगार इसके माध्यम से मिलता है। और भारत में सूती वस्त्रों के बारे में हम कुछ जानकारी की बात कर ले तो भारत में सूती वस्त्रों की उत्पत्ति जो है 1818 ईस्वी में जो है कोलकाता के पास जो है फोर्ट गलास्टन में जो है हुई थी। चलेगा, अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा। भारत में जो है लौह इस्पात उद्योग, इस पर भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो भारत में लौह इस्पात उद्योग की यदि हम बात करें तो देश के जो है सबसे अहम उद्योगों में से ये भी एक उद्योग है। यह जो है आधुनिक भारत के शुरुआती उद्योगों में जो है शामिल है। और जनवरी 2019 में भारत जापान को जो है पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा जो है इस्पात जो है उत्पादक बन गया था। मतलब जो है जो लौह इस्पात जो उद्योग है ये दुनिया में दूसरा स्थान है भारत का, जो कि 2019 में जो है जापान दूसरे स्थान पर था, लेकिन जापान को भारत ने पिछाड़ दिया है और दूसरा स्थान जो है भारत ने हासिल कर लिया है लौह इस्पात उद्योग के मामले में। कुछ और भी यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए हैं कि भारत में जो है लोहा और इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रम, परिवहन और बाजार का जो है लाभ उठाकर जो है विकसित हुआ है। यह उद्योग जो है देश की लगभग 95% इस्पात जरूरतों को जो है पूरा करता है। यह उद्योग जो है भारत के कई लोगों को जो है रोजगार भी देता है। यह जो उद्योग अत्यधिक जो है प्रदूषक और संसाधन गहन जो है उद्योग है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। फिर आपका पनामा नहर, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। पनामा नहर क्या है? तो ये जो है जो नहर है ये अटलांटिक और जो है प्रशांत महासागरों को जो है जोड़ने वाली एक मानव निर्मित जो है जल मार्ग है। ये मानव के द्वारा निर्मित की गई है। ये जो नहर है ये मानव के द्वारा निर्मित की गई। ये अटलांटिक और जो है प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली एक मानव निर्मित जल मार्ग है जो पनामा के जो है भूभाग से होकर गुजरता है। और यह जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए जो एक महत्वपूर्ण जल मार्ग है और जिसकी जो लंबाई है ये 82 जो है किलोमीटर। इसकी जो लंबाई क्या है 82 किलोमीटर इसकी लंबाई है पूरी। कुछ यहाँ से इसकी पनामा नहर की विशेषताएं दी हुई हैं जो कि एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ये जो है मानव निर्मित जो है जल मार्ग, मतलब पनामा जो नहर है इसको पहली बात तो मनुष्य ने बनाया है। तो ये जो नहर है पनामा इसको जो है मनुष्य के द्वारा बनाया गया, जो कि अटलांटिक और जो है प्रशांत महासागरों को जो है जोड़ती है। इसकी लंबाई की बात करें, लंबाई भी इसकी विशेषता है। तो जो है नहर की कुल लंबाई जो है 82 किलोमीटर है। व्यापार के लिए हम बात करें इसके महत्व की, तो यह नहर जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए जो है महत्वपूर्ण जलमार्ग जो यात्रा के समय जो है दूरी को जो है कम करती है। ये सीधा जलमार्ग कह सकते हैं माध्यम है जिसके माध्यम से काफ़ी जो है लंबी जो दूर से जाना पड़ता था, तो ये सीधा जो है रास्ते पर ही मिलती है जाकर। और यदि हम बात कर लें जो कि हाँ जो कि नहर में जो है ताले की जो है व्यवस्था है जो जहाज़ों को जो है समुद्र तल के ऊपर और जो है नीचे ले जा सकती है। फिर इसमें है पारगमन समय, यानी जो है एक महासागर से दूसरे महासागर तक जो है पार करने में जो है औसतन 8 से जो है 10 घंटे लगते हैं। इसके इतिहास की बात करें पनामा नहर के, तो पनामा नहर का निर्माण जो है 1930 ईस्वी में जो है शुरू हुआ था। 1914 में जो है इसको पूरा कर दिया गया था। इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। डब्ल्यू जो है जिसको हम टीओ कहते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। तो एक क्या है इसके कार्य एग्जाम में फंसेगा क्वेश्चन। फिर आपका क्वेश्चन की वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम फंसेगा। दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो सबसे पहले WTO क्या है इसके बारे में समझेंगे, चलेगा। वर्ल्ड ट्रेड आपका ऑर्गेनाइजेशन तो जो है विश्व व्यापार संगठन जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के बीच जो है व्यापार के नियमों का जो है प्रबंधन करता है। ये क्या है, जो एक देश से दूसरे देश में जो व्यापार होता है, ठीक है, जो ट्रेड होता है, तो इसका जो प्रबंधन करता है, मैनेजमेंट करता है, और जिससे जो है व्यापार जो है सुचारू और पूर्व अनुमानित और जो है निष्पक्ष हो सके। मतलब जो है उसको ये जो है मैनेजमेंट करता है, जिससे जो व्यापार होता है एक देश से दूसरे देश में जो व्यापार होता है, आयात निर्यात जो किया जाता है, तो इसमें कोई भी दिक्कत ना हो और निष्पक्ष उस जो है जो व्यापार किया जाता है उसमें कोई भी दिक्कतें ना हो और जो व्यापार है पूर्णतः जो है निष्पक्ष तरीके से चलता रहे।
और इसके हम कार्यों की बात करें तो इसका कार्य जो है व्यापार समझौते पर जो है बातचीत करना, और जो व्यापार का जो विवाद होता है उसको सुलझाना भी इसके जो कार्य हैं। और व्यापार जो में जो बाधाएं होती हैं उसको कम से कम करना, ये सभी इसके कार्य हैं WTO के। इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। इसके प्रमुख हम कार्यों के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे WTO के। तो इसके बहुत सारे कार्य जैसे कि जो है व्यापार नियमों का जो है निर्धारण। तो WTO जो है ये सदस्य देशों के बीच जो है वस्तुओं, सेवाओं और जो है बौद्धिक संपदा के व्यापार के लिए जो है नियम बनाता है। यानी जो व्यापार कैसे किया जाता है उसके बीच जो शर्तें होती हैं, यदि कोई भी व्यापार कर रहे हो, कोई भी आप बीच में विवाद हो गया है तो उसको सुलझाने का भी कार्य WTO ही करता है। और जो है व्यापार समझौते पर बातचीत, यानी जो है यह सदस्य देशों को जो है व्यापार समझौते पर बातचीत करने के लिए भी जो है एक मंच जो है प्रदान करता है। अब व्यापार विवादों का समाधान, यानी WTO जो है व्यापार विवादों को सुलझाने के लिए एक जो है तंत्र प्रदान भी जो है करता है ये। अब व्यापार बाधाओं को जो है कम करना, व्यापार में जो बाधाएं आती हैं, ठीक है, तो उसको भी जो है ये कम करता है। अब व्यापार की निगरानी, तो WTO क्या है, ये जो सदस्य इसके देश हैं ये व्यापार की जो नीतियाँ होती है इसकी निगरानी ये करती हैं। अब विकासशील देशों को जो है सहायता, WTO जो है विकासशील देशों को जो है व्यापार में भाग लेने में जो है मदद करता है। इस तरह आपको इसके बारे में लिखना है। फिर आपका है वैश्वीकरण क्या है, तो वैश्वीकरण भी जो है व्यापार से ही जुड़ा हुआ है। वैश्वीकरण का मतलब होता है कि एक देश से दूसरे देश में व्यापार करना, इसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं। मतलब दुनिया भर के देशों, उसकी अर्थव्यवस्थाओं, उसकी संस्कृति और लोगों के बीच तेजी से संबंध और एकीकरण होना, जिससे वस्तुएं, सेवाओं और पूंजी और जानकारी, विचारों का जो है आदान प्रदान आसान हो जाता है, इसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं। तो वैश्वीकरण के माध्यम से आप एक देश से दूसरे देश की संस्कृति के बारे में जान सकते हैं, उसकी कल्चर क्या है, उसका रहन सहन कैसा है, वो खाते क्या है, पहनते कैसा है, तो उनकी भाषा क्या है। तो आप वैश्वीकरण के माध्यम से ही ये सब चीज़ें जो है संभव हो पाती हैं। अपने देश में कोई आप ज़्यादा चीज़ उपयोग जो है उत्पादन कर रहे हो तो दूसरे देश में बेच सकते हो, और अपने देश में कोई कमी है किसी चीज़ की तो दूसरे देश से आप मंगा सकते हो। तो ये सब जो संभव होता है ये वैश्वीकरण के माध्यम से ही संभव हो पाता है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। और वैश्वीकरण के माध्यम से आप दूसरे देश की जो वहाँ की जो संस्कृति होती है, वहाँ की जो उसकी अर्थव्यवस्था होती है, ठीक है, और वहाँ की जो सेवाएं, उसकी जो पूंजी, जो वहाँ की जानकारी या फिर जो है जो संस्कृति का आदान प्रदान होता है एक देश से दूसरे देश के बारे में जो है लोगों का कह सकते हो जो वहाँ के विचार होते हैं, जो इसके माध्यम से व्यापार ही नहीं एक देश से दूसरे देश में होता, बल्कि आप एक देश से दूसरे देश की संस्कृति के बारे में भी जानते हो, वहाँ के जो है लोगों के बारे में भी जानते हो, कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, तो ये सब चीज़ों के बारे में भी जो है जानकारी मिलती है। इसी को हम जो है उनके विचारों का भी जो आदान प्रदान होता है, इसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं। इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। कुछ यहाँ से और भी इसके महत्वपूर्ण बिंदु दिए हैं कि वैश्वीकरण से जो है विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे पर जो है अधिक निर्भर हो जाती हैं, और जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और जो है निवेश में जो है वृद्धि होती है, और संस्कृति का जो है आदान प्रदान। तो वैश्वीकरण से जो है विभिन्न संस्कृतियों के बीच में जो है जो मूल्य होते हैं, जो विचार होते हैं लोगों के, उनकी जो जीवन शैली होती है, तो उसका आदान प्रदान होता है। फिर इसमें अगला है कि प्रौद्योगिकी का विकास। तो जो है संचार और जो परिवहन में प्रौद्योगिकी के विकास ने जो है वैश्वीकरण को जो है तेज कर दिया है, और जिससे दुनिया के अलग अलग हिस्सों के जो है बीच संपर्क जो है आसान हो गया है। और राजनीतिक प्रभाव, तो वैश्वीकरण से जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन और नियम भी बनाते हैं जो देश के बीच जो है संबंधों को जो है प्रभावित करते हैं। इसके बाद इसके जो है सकारात्मक और जो है नकारात्मक दोनों इसके इफेक्ट होते हैं वैश्वीकरण के। वैश्वीकरण के जो है कई जो है सकारात्मक जो है प्रभाव भी हैं, जैसे कि आर्थिक जो है विकास होता है इससे, और लोगों के बीच जो समझ होती है उसमें वृद्धि होती है। और इसके यदि हम नकारात्मक की बात करें तो जो इससे जो है जैसे कि असमानता और संस्कृति जो है हानि होती है। मतलब जो है असमानता कैसे, देखो, और असमानता मतलब होता है कि वहाँ के लोग जो है दूसरे जो है कह सकते हो संस्कृति को फॉलो करते हैं, और यहाँ के जो है दूसरे संस्कृति को करते हैं, तो आप दूसरे वहाँ के देश के संस्कृति को यदि आप अपनाओगे, ठीक है, वहाँ के आप खान पीन को अपनाओगे, तो कहीं ना कहीं देखा तो असमानता ही तो होगी, संस्कृत हानि भी होती है। दूसरे देश के संस्कृत को जो अपना लोगे तो अपनी आपको संस्कृत की हानि हो जाएगी। इसी को हम कहते हैं इसके नकारात्मक पक्ष होते हैं। फिर इसमें आपका यहाँ से सेक्शन बी है, इसमें टोटल आपके 7 प्रश्न आपके आएंगे, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन मेरे हिसाब से करना पड़ेगा। इसमें 2 आपके क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा रहेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि आर्थिक भूगोल का अर्थ, इसकी संकल्पना,
जो है उपागम को भी आपको स्पष्ट करना क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। तो वैसे तो आर्थिक भूगोल की मैंने परिभाषा आपको पहले ही करा दिया था, लेकिन यहाँ से भी हम देख लेंगे। तो आर्थिक भूगोल जो है मानव भूगोल की एक शाखा है जो आर्थिक गतिविधियों, संसाधनों के वितरण, उसके उत्पादन और व्यापार और जो परिवहन का एक अध्ययन करता है। और साथ ही यह भी देखता है कि कैसे आर्थिक क्रियाएं और भौगोलिक कारकों से जो है प्रभावित होती हैं। इसी को हम आर्थिक भूगोल कहते हैं। और भी यहाँ से इसकी परिभाषा दी हुई है बहुत सारी, जैसे कि आर्थिक भूगोल जो है मानव भूगोल की एक शाखा है जो पृथ्वी पर जो है आर्थिक गतिविधियों के जो है स्थानिक वितरण, संगठन और जो संबंधों का जो है अध्ययन करता है। इसी को हम मानव भूगोल कहते हैं, यानी आर्थिक भूगोल कहते हैं। और यह जो है संसाधनों का उपयोग, उत्पादन उसके और उसके वितरण, उपभोग और व्यापार और जो है परिवहन जैसे कि आर्थिक पहलुओं पर जो है ये अध्ययन करता है। और भी इसकी परिभाषा दी हुई है कि यह जो है मानव के जो है आर्थिक क्रियाकलापों और उसके भौगोलिक परिवेश के बीच जो है संबंध को समझने का प्रयास करता है। इसके यदि हम संकल्पना की बात कर ले तो इसमें जो है प्राकृतिक संसाधन, जैसे कि आर्थिक भूगोल में प्राकृतिक संसाधन जैसे कि आपके जो है खनिज हो गया, जल हो गया, वन हो गया, वायु हो गई, तो ये सब क्या है, इसकी जो है स्थिति और उपलब्धता और जो है उपयोग का जो अध्ययन इसमें जो है शामिल है। और इसके बाद हम आर्थिक क्रियाओं की बात करें, जैसे कि जो है कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन, संचार इत्यादि जो है क्या है, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है। स्थानिक वितरण क्या है, या जो है आर्थिक गतिविधियों के जो है स्थानिक वितरण, जैसे कि विभिन्न क्षेत्रों में जो उद्योगों का स्थान कैसा है, व्यापार का मार्ग कैसा है, सही है कि नहीं है, और संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाता है। तो ये सभी चीज़ों का अध्ययन इसमें जो हम करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपका है कि संसाधनों का जो है अर्थ आपको इसकी संकल्पना आपको प्रस्तुत करना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका है कि वान जो है थेवेनिन के जो कृषि भूमि में जो उपयोग का जो मॉडल है उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो दोनों क्वेश्चन देखेंगे कि संसाधन के बारे में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। तो संसाधन क्या है, किसी भी चीज को कहते हैं, संसाधन जो है किसी भी चीज को कहते हैं जो उपयोगी हो और जिसका मूल्य हो हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में, इसी को हम संसाधन कहते हैं। यानी संसाधन जो है किसी भी चीज को आप कह सकते हैं जो आपके लिए उपयोगी हो और जिसका जो है मूल्य हो। और जो है जो संसाधन है प्राकृतिक भी हो सकते हैं और मानव निर्मित भी हो सकते हैं। और इसके जो है विकास के लिए जो है आवश्यक यह है कि संसाधनों को जो है उसकी उत्पत्ति, उसकी समाप्ति, स्वामित्व और जो है विकास के चरण के आधार पर वर्गीकरण जो है किया जा सकता है। तो इस तरह से आपको लिखना है इसकी परिभाषा। और भी इसकी परिभाषा दी हुई है। संसाधन का अर्थ, तो संसाधन जो है वे साधन है जो जरूरतों और जो इच्छाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। और कोई भी चीज़ इसका इस्तेमाल जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। और संसाधन है, यही आपके संसाधन कहलाते हैं। और किसी जो है संसाधन का मूल्य जो है उसकी उपयोगिता और अन्य जो है कारकों पर जो है निर्भर करती है। तो इस तरह से इसकी परिभाषा आपको जो है लिख देना है। नहीं जो है संसाधन वे होते हैं जिसकी हमारे जीवन में जो उपयोगिता होती है, जो हमारे लिए मूल्य के समान होते हैं, इसी को हम जो है संसाधन कहते हैं। संसाधन की अवधारणा की बात कर ले, इसकी उपयोगिता दी, जैसे कि संसाधन जो होते हैं मानवीय आवश्यकताओं की जो पूर्ति के लिए जो है उपयोगी होते हैं। इसके वर्गीकरण की हम बात करें तो इसके जो है जो जैविक और जो अजैविक इसके वर्गीकरण हैं, जैसे कि वे संसाधन जो जीवमंडल में प्राप्त होते हैं, यानी वे संसाधन जो जीवमंडल से प्राप्त होते हैं, इसको हम जैविक कहते हैं। और जिनसे जो है जीवन होता है, जैसे कि पेड़ पौधे, जो जीवाश्म ईंधन, ये सभी क्या है, ये जो है जीवमंडल से प्राप्त हो। अजैविक कौन से होते हैं संसाधन, जैसे कि निर्जीव वस्तुएं से बने होते हैं जिसमें जान नहीं होती है, जैसे कि भूमि, जल, खनिज। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। फिर नवीकरणीय स्रोत, गैर नवीकरणीय, तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकते हैं। नवीकरणीय क्या होते हैं, वे संसाधन जिसकी पूर्ति जो है प्राकृतिक रूप से जो है की जा सकती है, उसको हम नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। नवीकरणीय क्या होते हैं, ऐसे जो है चीज़ भी कह सकते हो, वे स्रोत जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी या फिर अन्य कोई चीज़ जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसी को हम कहते हैं नवीकरणीय स्रोत। जैसे कि सूर्य का प्रकाश एक दिन प्राप्त किया, दूसरे दिन फिर आ जाता है। जल हो गया तो ये भी प्राप्त कर सकते हैं, वन है, सब चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। और गैर नवीकरणीय स्रोत क्या है, जैसे कि जो है ऐसे संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद आसानी से स्थापित नहीं किए जा सकते हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधन और जो है खनिज। इस तरह से आपको लिखना है। चलेगा, फिर अगला क्वेश्चन आपका इसमें है वान थेवेनिन का जो है कृषि भूमि मॉडल, ये क्या है, इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो ये जो है एक भू आर्थिक मॉडल है जो बताता है कि कैसे बाजार से जो है दूरी
और कृषि भूमि के उपयोग को जो है प्रभावित करती है। और इसे जो है संकेंद्रित जो है वलय के रूप में जो है दर्शाया जाता है, जहाँ बाजार के पास गहन कृषि होती है और दूर जाने पर जो है कम गहन कृषि होती है। यही जो है मॉडल दर्शाता है। इसका उद्देश्य क्या है इस मॉडल का? तो यह मॉडल जो है यह समझने की जो है कोशिश करता है कि जो है बाजार कैसे जो है दूरी कृषि भूमि के उपयोग को जो है प्रभावित करती है, जैसे कि कौन सी जो है फसल कहाँ उगाई जाती है और क्यों उगाई जाती है, तो इसको भी प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन भी देखेगा, क्योंकि दिया हुआ कि जो है उद्योगों की जो है अवस्थापना के जो है कारकों का आपको उदाहरण देता आपको समझाना है। फिर 6 नंबर क्वेश्चन की विश्व को जो है कृषि प्रदेशों में जो विभाजन के आधार पर आपको इसकी व्याख्या करना है। तो सबसे पहले उद्योगों की जो है अवस्थापना के बारे में चर्चा करेंगे। अवस्थापना का मतलब होता है स्थान निर्धारण। इसके कई सारे जो इसके कारण जैसे प्रभावित करते हैं, जैसे कि इसमें कच्चे माल की उपलब्धता, श्रम, पूंजी, परिवहन, ऊर्जा, बाजार, भूमि, जलवायु और जो है सरकारी नीतियाँ, ये सब चीज़ें इसमें क्या है शामिल है। तो उदाहरण के तौर पर जो है सूती वस्त्र उद्योग कपास उत्पादक क्षेत्रों में स्थापित होते हैं, और जबकि इस्पात उद्योग जो होते हैं कोयला लौह अयस्क के पास होते हैं। ठीक है, तो मतलब उसका एक निर्धारण होता है, क्षेत्र होता है, स्थान निर्धारण करना। यहाँ से इसके कुछ प्रभावित करने वाले इसके प्रमुख जो है कारक दिए हुए हैं, जैसे कि कच्चे माल की उपलब्धता। तो उद्योग जो है उन क्षेत्रों में जो है स्थापित होते हैं जहाँ कच्चे माल की जो है आसानी से और सस्ती उपलब्धता होती हो। संसाधन उद्योग जो होते हैं वहीं पर ज़्यादा लगाए जाते हैं जहाँ पर सारी ज़रूरतें के जो सामान है उसका जो है प्राप्त हो जाए, अच्छे से मिल जाए, ज़्यादा कोई विशेष दिक्कत ना हो और कम कीमतों पर मिले। जैसे कि इस्पात उद्योग जो कोयला और जो है लौह अयस्क के पास ही जो है स्थित होते हैं। श्रम की यदि हम बात करें तो कुशल और जो है सस्ते श्रम की उपलब्धता भी जो है उद्योग के स्थान निर्धारण में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पूंजी की बात करें तो पूंजी जो है उद्योग के लिए जो है पूंजी उपलब्धता भी जो है आवश्यक है, जो उन्हें जो है स्थापित करने और संचालित करने में जो है मदद करती है। परिवहन की बात कर ले तो कच्चे माल में को जो है उद्योग तक, तैयार माल को जो है बाजार तक के लिए जो है कुशल परिवहन व्यवस्था आवश्यक होता है। नहीं, परिवहन क्या होता है, कोई माल जो है जो कच्चा माल है उसको जो है उद्योगों तक ले जाना और जो बन गया है माल उसको बाजारों तक बेचना, तो इसमें परिवहन की आवश्यकता होती है। इस तरह से आपको लिख देना है। फिर अगला इसमें क्वेश्चन है कि विश्व को जो है कृषि प्रदेशों में जो है विभाजित करने के लिए कई आधार हैं, जैसे कि जो है जलवायु, मिट्टी, स्थल आकृति, आर्थिक कारक और जो है मानवीय कारक भी इसमें जो है शामिल है। और इन कारकों के आधार पर जो है विश्व को विभिन्न कृषि जो है प्रदेशों में बांटा जा सकता है, जैसे कि गहन निर्वाह कृषि, बागान कृषि, मिश्रित फसल और जो है पशुधन कृषि और डेयरी कृषि क्षेत्र। ये सब क्या है, इन प्रदेशों में इसको बांटा जा सकता है। तो इसके आधार पर यहाँ से व्याख्या की जा सकती है, जैसे कि जलवायु। तो जलवायु के आधार पर जो है कृषि की जाती है, जैसे कि तापमान और वर्षा की जो है मात्रा कृषि के जो है प्रकार को निर्धारित करती है। अरे जिस हिसाब से जो तापमान होता है उसका एक समय होता है कृषि का, जो है इस ऋतु में यही फसल होगी। मान लो जो है अब गर्मी हो रही है, कोई कह दे कि भैया जो है धान लगा दो, ठीक है, या फिर कोई और फसल बो दो, तो इसमें पानी की आवश्यकता होती है, तो फसल नहीं इतनी जल्दी उगाने में काफ़ी तकलीफें होगी। जो जिस टाइम पर फसल होती है उसी समय पर उगाई जाती है, ठीक है, उसी तापमान पर उगाई जाती है। उदाहरण के लिए जैसे कि गर्म और जो है नमी जलवायु में चावल और अन्य जो है उस कटिबंधीय फसल जो है उगाई जाती है, जबकि ठंडी जलवायु में जो है गेहूँ और जो है ठंडी जलवायु में जो है ठंडी वाली फसलें आपकी उगाई जाती है, जैसे कि जो ठंडी में होती है, जैसे कि सरसों हो गया, गेहूँ हो गया, तो ये सब ठंडी जो है जलवायु में उगाई जाती है। मिट्टी को हम बात करें तो मिट्टी की उर्वरता और जो प्रकार भी जो है कृषि को प्रभावित करते हैं, जैसे कि उपजाऊ मिट्टी में जो है फसलें उगाई जा सकती हैं, जबकि कम उपजाऊ मिट्टी में जो है फसलें कम उगाई जाती हैं। चलेगा, फिर अगला क्वेश्चन आपका है कि स्वेज नहर मार्ग के महत्व आपको बताना है। स्वेज नहर क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। फिर आपका है ट्रांस जो है साइबेरियन जो है रेलवे के जो है व्यापारिक जो है महत्व को आपको समझाना। तो रेलवे जो है ये जो है क्या है, रेल मार्ग कह सकते हो। ये क्या है, ये रेलवे जो है रेल मार्ग हैं, इसके जो है प्रकार है रेल मार्ग के। तो इसके प्रकारों में ये जो है ट्रांस जो साइबेरियन रेल मार्ग है, तो इसके हम महत्व पर यहाँ से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्वेज नहर क्या है, इस पर देखेंगे। तो स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और जो है लाल सागर को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है,
जो यूरोप और एशिया के बीच जो है व्यापार आवागमन के लिए जो है एक महत्वपूर्ण मार्ग है, और जिससे यात्रा का समय और जो है दूरी जो है कम हो जाती है। मतलब ये जो मार्ग है ये भूमध्य सागर और जो है लाल सागर को जोड़ता है। ये एक महत्वपूर्ण मार्ग है इसको जोड़ने का, और जो यूरोप और जो है एशिया के बीच जो है व्यापार उसका जो आवागमन है उसके लिए भी महत्वपूर्ण मार्ग है, और जिससे जो है यात्रा का जो समय है बहुत ही कम हो जाता है, दूरी को ये कम करता है। स्वेज नहर के हम महत्व की बात करें तो व्यापार में सुविधा, स्वेज नहर जो है यूरोप और एशिया के बीच जो है व्यापार करना आसान हो गया है, जिससे जो है माल की जो आवाजाही है बहुत ही तेज और जो है सस्ती हो गई है। दूरी में कमी, तो नहर के जो है बन जाने से यूरोप से जो है एशिया जाने के लिए अफ्रीका के जो है दक्षिणी छोर के आसपास जो है घूमना पड़ता था, जिससे यात्रा बहुत लंबी हो जाती थी। लेकिन अब स्वेज नहर से जो है इसकी दूरी काफ़ी जो है कम कर दिया गया है, इसके माध्यम से हो गई है। फिर यहाँ से सेक्शन सी आपका आ गया है। इसके प्रश्नों की बात करें तो इसमें 4 प्रश्न आप कहेंगे, क्योंकि 2 ही प्रश्न आपको करना पड़ेगा, 2 प्रश्न आपके एक्स्ट्रा होंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात रहेगी आप लोगों के लिए। इसका क्वेश्चन देखिएगा, औद्योगिक जो है अवस्थापना से जो है संबंधित अल्फ्रेड वेबर की सिद्धांत को आपको समझाना है इसके उदाहरण सहित। तो अल्फ्रेड वेबर का जो औद्योगिक अवस्थापना सिद्धांत है इसकी हम बात करें तो जिसे जो है न्यूनतम लागत सिद्धांत भी कहा जाता है। इसको क्या है, न्यूनतम लागत सिद्धांत भी कहा जाता है। यह सिद्धांत बताता है कि उद्योगों का स्थान जो है परिवहन लागत को कम करने के लिए निर्धारित होता है, और खासकर कच्चे माल अंतिम उत्पाद के परिवहन पर जो है ध्यान केंद्रित करते हुए। इस तरह से आपको लिखना है। कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु है जैसे कि जो है न्यूनतम लागत, तो वेबर का मानना है कि उद्योग उन जो स्थानों पर स्थापित होते हैं जहां कच्चे माल और अंतिम उत्पाद के परिवहनों की जो है लागत सबसे कम होती है। मतलब वेबर का मानना है कोई जो उद्योग होता है, कोई जो धंधा होता है, जब कहीं खोला जाता है तो वहीं पर खोला जाता है जहाँ पर उसका जो कच्चा माल है आसानी से उपलब्ध हो जाए, कम दामों पर उपलब्ध हो जाए, और जो बाद में जो उद्योग बनने के तैयार हो जाए तो उसको बेचने में कोई दिक्कत ना हो आवाजाही में। तो इसी हिसाब से जो है उद्योग जो है लगाए जाते हैं। फिर इसमें है कच्चे माल का स्रोत, तो यदि जो है कच्चा माल जो है भारी है और उसका वजन जो उत्पादन के दौरान जो है कम हो जाता है तो उद्योग को जो है कच्चे माल के स्रोत के पास स्थापित करना चाहिए। ठीक है, मतलब जहाँ कच्चा माल है उद्योग वही के आसपास होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है विकासशील देशों के जो है विकास पर वैश्वीकरण के प्रभाव की आपको विवेचना करना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका उद्योगों के जो है प्रकारों का आपका जो है उदाहरण से आपको विवेचना करना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका है कि डी जो है हेटलसी द्वारा प्रस्तुत जो विश्व के कृषि प्रदेशों का आपको जो उदाहरण से आपको व्याख्या करना है। तो विकासशील देश क्या है, सबसे पहले इस पर हम चर्चा करेंगे। तो विकासशील देश वे हैं जो आर्थिक और सामाजिक और जो है तकनीकी विकास के प्रारंभिक चरण में है, मतलब ये विकास कर रहे हैं, अभी विकसित नहीं हुए हैं, ये उसी पर कार्य कर रहे हैं, और जिसकी जीवन स्तर बुनियादी ढांचे और औद्योगिक का जो स्तर है ये विकसित देशों की तुलना में कम है, इसी को हम विकासशील देश कहते हैं। चलिएगा फिर अगला इसमें देखिएगा उद्योगों के जो है हम प्रकारों की बात कर ले तो उद्योगों को जो है मोटे तौर पर प्राथमिक मतलब जो है कच्चा माल निकालना, द्वितीयक मतलब जो है विनिर्माण, और तृतीयक मतलब जो है सेवाएं के रूप में जो है वर्गीकृत किया जाता है। जबकि जो है चौथा जो है प्रकार चतुर्थक ज्ञान आधारित और जो है गतिविधियों पर केंद्रित है। यहाँ से इसके बारे में विस्तृत हम देखेंगे। प्राथमिक उद्योग क्या है, तो प्राथमिक उद्योग जो कि ये जो है उद्योग पृथ्वी से जो है कच्चा माल निकालने पर जो केंद्रित करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं, इसी को हम जो है प्राथमिक उद्योग कहते हैं। मतलब जो पृथ्वी के अंदर से जो कच्चा माल निकाला जाता है इसी को हम प्राथमिक उद्योग कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए जैसे कि जो है कृषि, तो यानी खेती करना, फसल उगाना और जो है पशुपालन करना, ये सब क्या है प्राथमिक उद्योग है। खनन जैसे कि पृथ्वी से जो है खनिज निकालना, कोयला निकालना, उसके नीचे से संसाधन निकालना, मछली पकड़ना, समुद्री जो है जीवन का जो है संग्रहण करना, ये सभी क्या है प्राथमिक उद्योग है। द्वितीयक उद्योग की हम बात करें तो द्वितीयक उद्योग में विनिर्माण आता है, मतलब जो जो कच्चा माल आपने जो निकाला है पहले से उसको बनाना, ठीक है, उसको शुद्धिकरण उसमें करना, मतलब जो है वे उद्योग विनिर्माण और जो है निर्माण सहित तैयार माल के जो उत्पादन के लिए प्राथमिक उद्योगों से कच्चे माल का उपयोग करते हैं, इसी को हम कहते हैं द्वितीयक उद्योग। जैसे कि कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और जो है वाहन जैसे सामानों का जो उत्पादन करना, और जैसे कि मकान जैसे निर्माण के लिए जैसे कि मकान हो गए, सड़कें हो गई, बुनियादी ढांचा निर्माण, ये सभी आपके जो है द्वितीयक आएंगे। तृतीयक की हम बात कर लें तो तृतीयक क्या होते हैं, तो वे उद्योग प्राथमिक और जो है बुनियादी उद्योगों के साथ जो है जो उपयोगिताओं
को सहायता प्रदान करने के जो है अमूर्त प्राकृत की जो है सेवाएं प्रदान करते हैं। इसी को हम तृतीयक जो है उद्योग कहते हैं। जैसे कि उपभोक्ताओं को जो है सामान बेचना, परिवहन मतलब जो लोगों को जो है सामान ले जाना, और वित्त जैसे कि बैंकिंग, बीमा, ये सब सेवाएं क्या है आपकी तृतीयक में आएंगी। स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, मनोरंजन, ये सभी क्या है तृतीयक आपकी सेवाएं आपकी जो है उद्योग आएंगे। फिर चतुर्था का आपका उद्योग क्या है, इसमें जो है अनुसंधान, विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, ये सब चीज़ें इसमें जो है आती हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपका है कि डी आपका जो है हिटलसी कि विश्व कृषि प्रदेशों के हम प्रकारों की बात करते हैं। इन्होंने जो है इसके 13 प्रकार बताए हैं। पहला है खाना बदोश पशुपालन, दूसरा है स्थानांतरित खेती, तीसरा है जो है गहन कृषि, इसको हम चावल और जो है गैर चावल भी कह सकते हैं। फिर वाणिज्य जो है वृक्षारोपण, भूमध्य सागरीय कृषि, वाणिज्य अनाज खेती, वाणिज्य जो है पशुधन और जो है फसल खेती, वाणिज्य जो है डेयरी फार्मिंग, विशिष्ट बागवानी, जीविका फसल, और जो है पशुपालन, अल्प विकसित जो है गतिहीन जो है जुताई, और जो है वाणिज्य डेयरी फार्मिंग, ये सभी क्या है इसके प्रकार है। फिर इसमें 2 क्वेश्चन और भी हैं। नवीकरणीय स्रोत किसे कहते हैं और अनवीकरणीय के। नवीकरणीय का मतलब होता है वे स्रोत जिसको पुनः हम प्राप्त कर सकते हैं, जबकि नवीकरणीय कहलाते हैं। अनवीकरणीय जिसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पुनः जिसको प्राप्त कर सकते जैसे कि सूर्य हो गया, पृथ्वी है, ठीक है, वो हवा है, तो इन सभी को जो हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। और फिर अगला इसमें क्वेश्चन जो कि एग्जाम में ज़्यादातर शॉर्ट नोट में देखने को मिलता है, एग्जाम में फंसेगा जरूरी है, कि आइसोडापेन क्या है, इसको भी हम देखेंगे। तो नवीकरणीय संसाधन क्या है, तो प्राकृतिक संसाधन, ये जो है नवीकरणीय जो संसाधन होता है इसको हम प्राकृतिक संसाधन भी कहते हैं, जो प्रकृति के द्वारा निर्मित है, यानी जिसकी समय के साथ जो है प्राकृतिक रूप से जो है पूर्ति की जा सकती है तथा उपयोग करने पर जो है समाप्त नहीं होते हैं। इसी को हम जो है नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि पवन ऊर्जा, पवन हो गया, जल, बायोमास, सूर्य हो गया, सूर्य की जो रोशनी यानी जो है ये सब चीज़ें क्या है पुनः प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, उदाहरण के लिए बहुत सारे इसमें दिए हुए एग्जाम्पल फिलहाल के लिए आप देख लीजिएगा, सौर ऊर्जा वगैरह सब इसके एग्जाम्पल है। फिर इसमें लास्ट में जो क्वेश्चन है कि ऐसे जो है डापेन क्या है, एक जो भौगोलिक शब्द जो है एजो टर्म के समान शब्द है जिसकी शुरुआत जो है अल्फ्रेड वेबर ने की था। इसका जो है अर्थ होता है समान परिवहन लागत। आइसोडापेन का मतलब क्या होता है, समान परिवहन लागत, जिसका उपयोग जो है औद्योगिक और जो है आर्थिक भूगोल में जो है किया जाता है। यह एक जो है सैद्धांतिक उपकरण है जिसका उपयोग उद्योग के लिए जो है इष्टतम स्थान खोजने में जो है सहायता के लिए जो है किया जाता है। इतनी परिभाषा आपको इसकी जो है लिख देना है। भाई इतने ही आपके क्वेश्चन थे, मैंने आपको करा दिया है। इन सभी प्रश्नों को रट के जाइएगा। अन्य सभी मैंने क्लासें करा दी हैं, अब जाकर अन्य सब्जेक्ट की भी क्लासें ले सकते हैं। मिलता है इन वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।